विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल गर्वी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मानव अधिवास के पार्ट 3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नगरीय अधिवासों के चित्रण को पढ़ेंगे। नगरीय अधिवास क्या होता है, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं नगरीय अधिवास होता क्या है। नगरीय अधिवास ऐसा आदिवासी प्रतिरूप होता है जिसमें जनसंख्या का सघनतम रूप पाया जाता है और जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होता है। उसे हम नगरीय अधिवास या नगरीय बस्ती कहते हैं। अब नगरीय बस्ती में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च जनसंख्या घनत्व नगरों में पाया जाता है। त्वरित गतिशीलता मतलब सर्वाधिक औद्योगिक क्रियाएं वहाँ पर देखने को मिलती है और जीवन बहुत ही फास्ट होता है। पक्की सड़कें होती है, पक्के मकान होते हैं, रोजगार की उपलब्धता में अधिकता होती है। यातायात के साधन व्यक्तिगत और सार्वजनिक काफ़ी मात्रा में वहाँ मिलते हैं। उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा वहाँ मिलती है। 50% से ज़्यादा लोग हैं उन क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, यानी गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। जटिल श्रम विभाजन होता है, काफ़ी सारे उद्योग वहाँ देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे रोजगार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थक पंचम क्रियाकलाप वहाँ देखने को मिलते हैं। और सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, जो गाँवों में प्रगाढ़ता पाई जाती है वो नगरों में अभाव पाया जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक जो अंतर वहाँ पे देखने को मिलता है, प्राय ये मुख्यतः जितनी भी विशेषताएं हैं वो एक नगरीय बस्तियों में देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि भारत में किसी नगर को या नगरीय बस्ती को नगरीय बस्ती क्यों कहा जाए, इसके पीछे क्या विशेष परिभाषा है। तो भारत के जनगणना विभाग के दौरान 1991 में एक नगरीय बस्ती की परिभाषा दी कि ऐसा बस्ती प्रतिरूप जिसमें 5000 से अधिक लोग, न्यूनतम कितना 5000 लोग, और मिनिमम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति होना चाहिए और 75% से ज़्यादा लोग नगरीय गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होनी चाहिए, तथा कोई भी XYZ प्रशासनिक, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई राजधानी केंद्र हो, कोई भी प्रशासनिक कार्यालय या प्रशासनिक मुख्यालय वहाँ पे होना चाहिए। तो ये चारों जो विशेषता जहाँ मिलेगी वो भारत में प्राय नगर कहलाएगा। इसी आधार पर आगे देखते हैं कि नगरों का वर्गीकरण विश्व स्तर पे किया गया। विश्व स्तर पे नगरों को अलग अलग आधारों पे बांटा गया, जिसमें पहला आधार हम देखते हैं कि जनसंख्या का आकार, उसको नगरों को जनसंख्या के आधार पे प्रमुख रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया। अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यता है। फसली देखें तो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होने चाहिए, लेकिन कुछ देशों के अंदर वहाँ जनसंख्या के आधार पर नगरों का विभाजन किया गया कि डेनमार्क और फिनलैंड में अगर 250 व्यक्ति किसी क्षेत्र में है और अधिकांश गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है तो वो नगर है। ऐसे ही आइसलैंड में 300 व्यक्ति, कनाडा में और वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति, कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल में और अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, USA और थाईलैंड में 2500 व्यक्ति, तथा भारत में 5000 व्यक्ति। हमने पढ़ा अभी, भारत में 5000 व्यक्ति तथा जापान में 30,000 व्यक्ति जहाँ पर है वो क्षेत्र नगरीय अधिवास कहलाता है। इसके अतिरिक्त हम दूसरा व्यावसायिक आधार लेते हैं। तो व्यावसायिक आधार में विश्व में तो देखो अधिकांश देशों में बताया गया कि 50% से ज़्यादा लोग गैर प्राथमिक यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ कार्यों में संलग्न है, वो क्षेत्र नगर कहलाता है। इसके अलावा हम देखें तो भारत में और USA में 75% लोग जहाँ पे है वो क्या कहलाता है, नगर कहलाता है। इसके अलावा प्रशासन के आधार पे कोई भी प्रशासनिक मुख्यालय जिस क्षेत्र में है वो नगर कहलाता है, लेकिन कुछ नगर ऐसे हैं जहाँ प्रशासनिक मुख्यालय नहीं होता है, फिर भी वह प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं तो नगर कहलाते हैं। जैसे बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, बोलिविया ब्राज़ील के अंदर, वो जनसंख्या प्रतिरूप के आधार पर प्रशासनिक नगरीय क्रियाकलापों में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि कार्यों के आधार पर, तो कार्यात्मक आधार पर जो नगर है उनको हम देखें तो कुछ नगर है वो औद्योगिक क्रियाकलापों में संलग्न है, जैसे बर्मिंघम है जो आपका ब्रिटेन का भी है और ये अमेरिका में भी है, जिसको हम अमेरिका में दक्षिण का पीटर्सबर्ग कहते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद भारत में,
पूर्व का बोस्टन जिसे बोलते हैं, जमशेदपुर। और पर्यटन नगरों की बात करें तो जैसलमेर, जयपुर, गोवा। समुद्री पतन नगर जो है न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, पर्थ है। सेना नगरों की बात करें तो अंबाला है, जोधपुर है। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक नगर देखें तो वाराणसी और हरिद्वार है। हम देखते हैं कि कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां पर एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। ऐसे नगरों को हम बहुप्रकार्यात्मक नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुप्रकार्यात्मक नगर। ऐसे नगरों को हम बहुप्रकार्यात्मक नगर कहते हैं जहाँ पे एक से अधिक कार्य, मतलब वो औद्योगिक नगर भी है, वो पर्यटन का भी महत्वपूर्ण स्रोत रखता है, वो शैक्षिक नगर भी है। तो इस प्रकार से कई एक से ज़्यादा कार्य अगर किसी नगर के अंदर पाए जाए तो वो नगर बहुप्रकार्यात्मक कहते हैं। जैसे जयपुर है राजस्थान में, वो बहुप्रकार्यात्मक नगर है जिसमें पर्यटन भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, शैक्षिक नगरी भी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि जो नगरीय बस्तियां हैं उनके आकार के आधार पर देखें या जनसंख्या के आधार पर देखें या उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर देखें तो क्या क्या वहाँ पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नगरीय बस्तियों को हम छोटे से स्तर से लेके और बड़े स्तर तक देखते हैं एक एक करके। तो नगरीय बस्तियों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें नगरीय क्षेत्रों में अनुमार्ग बस्ती। नगर और गांव के बीच में जो सड़क होती है उस सड़क के बीच में कोई भी मान लो कि कोई चाय की दुकान है या कोई छोटी दुकानें हैं, उनके पीछे जो मकान बना के रहते हैं तो वो मार्ग में बस्तियाँ निर्मित होती है, वो मार्गस्थ बस्तियाँ है, उन्हें हम अनुमार्ग बस्तियाँ कहते हैं, जिसमें 20 से 25 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा देखें नगरीय पूर्वा का मतलब ढाणी है, हमने पढ़ा है, पूर्वा, पाली, नगड़ा। पूर्वा का मतलब क्या? ढाणी है, यानी 50 से लेकर 150 व्यक्ति उस क्षेत्र में। बस शर्त ये कि होनी चाहिए कि लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करें नगरीय गांव जिसमें 150 से 500 व्यक्ति होने चाहिए। कस्बा जिसके अंदर 500 व्यक्ति से 50,000 व्यक्ति होने चाहिए। और 50,000 व्यक्ति वाला जो कस्बा है उसे हम चरम कस्बा बोलते हैं। देखो कस्बा जो होता है उसमें हम देखते हैं कि गांव और नगर दोनों का वहाँ समावेश देखने को मिलता है। जैसे नगर के बाहरी भागों में जो नगर है, उपनगर से चोमू है, वो क्या है? एक प्रकार का कस्बा है। हम आगे बात करते हैं नगर किसे कहें। तो नगर वो है जिसे 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या है और 50 से 75% लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ये जो नगर है भारत में हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो भारत में नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में 6 वर्गीकरण बांटा गया, यानी 5,000 से लेकर 1 लाख तक जो क्षेत्र है उसे नगर कहा जाता है। 10 लाख तक के नगर होते हैं और विशेषतः कहा जाता है कि 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी कहते हैं। और पहली मिलियन सिटी का श्रेय लंदन को दिया गया है, जो 1810 में इसको श्रेय मिला। वैसे 1800 में उसकी घोषणा हो गई थी और 1810 में लंदन का मिलियन सिटी के रूप में लंदन को मिलियन सिटी के रूप में श्रेय प्रदान किया गया। इसके बाद हम जस्ट देखते हैं कि महानगर या मेट्रोपॉलिटन, ये प्रश्न आ चुका है। मेट्रोपॉलिटन यानी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और धार्मिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे नगरों को मेट्रोपॉलिटन नगर कहते हैं। इसके जस्ट बाद आता है सन्नगर। तो सन्नगर नगर माल भी इसे कहते हैं या कनरबेसन भी इसे कहते हैं। सर्वप्रथम पैट्रिक गिडीज। देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि नगर के बारे में सबसे पहले कहा 1914 में लेविस ममफोर्ड ने सबसे पहले नगरों के बारे में कहा। इन नगर की मुख्यतः 6 स्थिति बताई थी, एओपोलिस से लेकर के और नेक्रोपोलिस तक, नगर के निर्माण से लेकर नगर के अंत तक। इसके बाद 1915 में पैट्रिक गिडीज ने नगर और उपनगरों को मिलाकर बने प्रतिरूप को सन्नगर कहा। यानी नगर है और नगर के बाहर जयपुर है, जयपुर के उपनगर क्षेत्र मिल गए, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या हो गया? सन्नगर हो गया। और
इसमें जैसे लंदन है, टोक्यो है, दिल्ली नोएडा वाला क्षेत्र है, इसको हम सर नगर की संज्ञा देते हैं। नगर और नगर के बाहरी क्षेत्र को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, कनर्बेशन या नगरमाल या सन नगर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व नगरी या मेगालोपोलिस या बृहद नगर। मेगालोपोलिस जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिया गया है। मेगालोपोलिस यानी इसको विश्व नगरी बोलते हैं। ये नगर का विस्तारित प्रतिरूप। और इसके बारे में सर्वप्रथम 1957 में जीन गोटमैन ने कहा, इन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक, कितनी, 50 लाख से अधिक जनसंख्या जहां रहती है उसे हम मेगालोपोलिस या विश्व नगरी कहते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो यूएसए के पूर्वी तट पे न्यूयॉर्क से लेकर बोस्टन तक 1000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो, जिसमें बहुत सारे नगर उपनगर मिले हुए हैं, उसे हम मेगालोपोलिस कहते हैं। और इसके अलावा हम दूसरे उदाहरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली मेरठ वाला जो क्षेत्र है, जो काफ़ी लंबा क्षेत्र है जिसमें नगर उपनगर जुड़े होते हैं, उसे क्या है, हम, जिसकी जनसंख्या भी काफ़ी है, उसे हम मेगालोपोलिस कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मेगा सिटी। तो मेगा सिटी क्या है? मेगा सिटी नगर का वह प्रतिरूप जिसमें जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक पाई जाती है। कितनी? 1 करोड़ से अधिक। और प्रथम मेगा सिटी का श्रेय न्यूयॉर्क को मिला 1950 में। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली मेगा सिटी है वो है जापान का टोक्यो नगर। कौन सा? जापान का टोक्यो नगर। तो हमने पढ़ा कि जो नगर है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, मार्गस्थ अनुमार्ग बस्तियों से लेके और मेगा सिटी तक। हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ग्रामीण बस्तियां हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की बात करें तो वो नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्या, नगरीय बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्या है। नगरीय बस्तियों की समस्याओं की बात करें तो नगरीय बस्तियां हैं, उनकी समस्याओं में सबसे पहली बात है कि गाँव के अंदर रोजगार नहीं है, तो रोजगार के अभाव में लोग बाहर जाते हैं, और बाहर जाते तो वहाँ जो नगरीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का पड़ रहा है दबाव। तो पहली समस्या है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है और नगरों पे जनसंख्या का आकार भी क्या है, बढ़ रहा है। तो ये जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो उसके कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, भूमि जो है उसकी कीमतों की समस्या उत्पन्न हो रही है, यातायात के साधनों पे भार बढ़ रहा है, दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्या बढ़ रही है। अब इस समस्या को देखें तो हमारे भारत में 1981 में केवल 9 ही महानगर माने जाते थे, तो वर्तमान में कितने 53 महानगर है। और 2005 में विश्व में लगभग 438 नगर थे, और जिनकी संख्या वर्तमान में 600 से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लगातार जनसंख्या का नगरों की ओर प्रसार हो रहा है, और ये नगरों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव एक नई विकट समस्या को उत्पन्न कर रहा है। इसी से जुड़ी हुई समस्या है कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंदी बस्तियों का मतलब है कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव। हम पढ़ेंगे आगे कि कच्ची बस्तियां क्या होती है। तो कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, और ये कच्ची बस्तियां जो है वो, उसका बढ़ने का कारण है कि जो लोग जाते हैं वहाँ पे पर्याप्त वेतन के अभाव में उन्हें छोटे छोटे क्षेत्रों में, उन भागों में रहना पड़ता है जहाँ जनसंख्या का दबाव है, और उन क्षेत्रों में ये लोग जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर मान लो, या जहाँ पे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे रहते हैं, तो कच्ची बस्तियों का निर्माण होता है, और इसके कारण उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण की समस्या भी पाई जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कोर्स में दिया हुआ है मुंबई की धारावी बस्ती, जो एक रेलवे पुल के ऊपर बने, रेलवे ट्रैक के आसपास बसी हुई है, और ये बहुत ही पूरी एशिया की सबसे बड़ी स्लम यानी बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है। इसका भी हम पढ़ेंगे।
इसके अलावा देखिए तीसरा कि साधारण सी बात है, गंदी बस्तियाँ बढ़ रही है तो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, जिससे कई प्रकार की मानसिक, शारीरिक, नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, सभी प्रकार की बीमारियां फैल रही है। इसके अलावा हम देखें उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, तो नगरों में दैनिक उपभोग जो हो रहा है और दैनिक उपभोग के लिए जो गांवों से वस्तुएं आती है, तो नगरों में आके उन ग्रामीण वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये नगरों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि ये मूल्य बढ़ने का रीज़न एक ही है, क्योंकि नगरों पे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने से ये सारे के सारे जो उत्पाद है वो महंगे हो रहे हैं, क्योंकि उत्पाद है कम और मांग है ज़्यादा। अब उत्पाद कम और मांग ज़्यादा है, तो नेक्स्ट जो बात है कि खाद्य पदार्थों में और जो आर्य पदार्थ है उनमें क्या होगी, मिलावट होगी, और मिलावट से भी कई प्रकार की बीमारियाँ फैलेगी। अब मिलावट होगी, रोजगार का अवसर कम है, तो लोग जो आ रहे हैं, उन जो भी गांव से आ रहा है उसकी उच्च आकांक्षा होती है अपने विकास की, तो उच्च आकांक्षाओं के चक्कर में उनको उचित अगर मान लो रोजगार के साधन नहीं मिलते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाएंगे या ऐसे आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाएंगे, जिससे आए दिन कई आपराधिक क्रियाओं की वृद्धि हो रही है। और ये आपराधिक क्रियाओं की वृद्धि होने का सबसे बड़ा रीजन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव और नगरों पे जनसंख्या का बढ़ता दबाव। इसके अलावा देखिए हम तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता देखने को मिल रही है। ये नगरीय क्षेत्रों में होता है, गाँवों में प्रगाढ़ता अधिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही परिवार के 10 या एक समाज के लोग नगरों में आते हैं, कोई अच्छा अपने मुकाम को प्राप्त कर लेता है और दूसरा नहीं कर पाता है, तो वहाँ सामाजिक क्षेत्रों में आर्थिक आधारों पर एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, और ये मतभेद जो है उन क्षेत्रों में, उन सामाजिक क्रियाओं में एक बड़ी दूरी उत्पन्न करता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं फुटपाथों पे सोते हैं, कुछ लोग हैं और अच्छे मकानों में रहते हैं, ये भी क्रिया वहाँ देखने को मिलती है सामाजिक स्वरूप में। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अब आप बोलोगे साहब नगरों में तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन नगरों में क्या है कि ज़्यादा जनसंख्या दबाव बढ़ गया और आए दिन बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो जो हॉस्पिटल है, जो चिकित्सालय है और जो चिकित्सक है वो तो निश्चित है, तो वो जो चिकित्सक और चिकित्सालय निश्चित है, उसके कारण संख्या मरीजों की बढ़ गई, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा उन क्षेत्रों में नहीं मिल पाती है। ये सारे रीजन आपको नगरीय बस्तियों में देखने को मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो कच्ची बस्ती क्या होती है नगरीय क्षेत्रों में, और कच्ची बस्तियों में क्या समस्या है। ये जो हमने पढ़ा है ये समस्या नगरीय बस्तियों की, सारी समस्या कच्ची बस्तियों की है। इसके अलावा धारावी के बारे में बताएंगे कि धारावी जो नगरी है वो कैसे, किस प्रकार से है, वहाँ क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है वो इस टॉपिक को एक महत्वपूर्ण टॉपिक मान के पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।